हाय गाइस, कैसे आप लोग आशा करते होंगे। अगर थंबनेल देख के आए हैं वीडियो देखने तो बहुत अच्छा किए आप, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा फिजिक्स की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछता है? ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी कि दो चैप्टर है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की और किरण प्रकाश की, यानी कि एक ही साथ पढ़ा जाता है दोनों को। उसमें से सबसे ज़्यादा लगभग 30 मार्क्स से 40 मार्क्स अब पूछ दिया जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा कर दिया ना, तो 30 से 40 मार्क्स इससे पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें सब्जेक्टिव बनाएंगे लघु, तो ये प्रश्न को डील करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्रांति कोण को परिभाषित करें। क्या क्रांति कोण को परिभाषित करना है, और इंग्लिश में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हम इंग्लिश में ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कर देंगे, आपको समझा देंगे, आपको हम हिंदी में समझाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में खुद समझ जाइएगा आप। तो क्रांति कोण को परिभाषित करना है, तो क्रांति कोण क्या है? देखिए, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। बात समझिएगा। आपतन कोण यानी कि आपतन कोण का वह खास मान, आपतन कोण क्या होता है? यानी कि आपतन कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो भी कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो यानी कि आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको क्रांति कोण कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में खुद पढ़ सकते हैं क्रांति कोण क्या है। तो वही बस एंगल जो होगा क्या, जो अपवर्तन कोण का एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम क्रांति कोण कहेंगे। यानी कि आप आराम से इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, या परिभाषा दे, बात वही है। तो मेन फंडा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या है, चलिए देखते हैं। जब आपतन कोण का वह क्या है, जो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है। बात समझिएगा। जब आपतन कोण का मान, देखिए आप, जब आपतन कोण यहाँ पर अगर अभिलंब है, यहाँ पे जब हम कोई बनाए आपतन कोण का मान, यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मान क्या, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है। क्रांति कोण का मान का जब दोनों इक्वल हो जाता है, तो आपतित किरण क्या कहता है? आपतित किरण जो कि विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये इतना सटीक आंसर है और कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या है? आपतन कोण का वह खास मान, यानी कि आपतन कोण का जो मान जब क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, खास मान उसमें होता है, इसमें नहीं। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है और उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे। आपको जब तक पढ़िएगा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। पहले आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या? प्रकाश तंतु क्या है? प्रकाश तंतु क्या है? देखिए प्रकाश तंतु क्या है, तो बहुत सिंपल, इसका भी परिभाषा दे सकते हैं। प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले, क्या प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई, जो हाई होगा उसमें गुणवत्ता होगा, यानी कि उसमें भी जो गुण होगा वो हाई होगा। तो हाई गुणवत्ता वाले कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागे नुमा संरचना होती है। क्या कहा? एक बात में कितना कह दिया यहाँ पे, देखिए कांच, जो प्रकाश तंतु होता है उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना होता है। किससे? तो कांच से बना होता है। कांच से बना एक बहुत पतली, यानी कि बहुत पतला होता है, पतला और लंबा भी होता है, पतला के साथ लंबा, और धागे नुमा संरचना होता है। धागा की तरह वो उसके अनुसार होता है, मतलब धागा की तरह होता है, यानी कि धागे नुमा संरचना होती है, जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है, यानी कि जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, प्रकाश तंतु कहते हैं। यानी कि जो अपवर्तनांक है जो चढ़ाया जाता है, वो जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? उस तंतु के अपवर्तनांक, यानी कि तंतु है जो कि उसका अपवर्तनांक से कम होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश तंतु कहते हैं। मेरे अंदाज से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक तरफ पढ़ने का प्रयास। प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागेनुमा संरचना होती है, जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, प्रकाश तंतु कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे फिगर भी बताया हुआ है। तो वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, यानी कि देखिए जब कोई भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, देखिए यहाँ पे कोई भी श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से होकर गुजर रही है, तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको आप याद कर सकते, बैजानी पिनाला हो सकता है, बैजानी पिनाला। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी कि जब यहाँ पे जो गुजर रहा है यह श्वेत प्रकाश है, जब यानी गुजरती है तो वह 7 यानी कि 7 अवयवी रंगों में
विभक्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 अवयवी रंगों में बैजाह नी पिनाला, क्या कहा, बैजाह नी पिनाला, बैगनी नीला, बैजा क्या लिखिएगा, बैजा नी पिनाला, बैजा नी पिनाला, पिनाला, बैजा नी पिनाला, आराम से कर सकते हैं। बैगनी, ज से जामुनी, एन से नीला, यहाँ पे ह से हरा, पी से पीला, ये जो बैजानी पिनाला, ला से लाल हो जाएगा। वो सिंपल है, 8-7 रंग हो गया, तो बैजानी पिनाला आप याद कर लीजिए तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो समझ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है या किसे कहते हैं, इसको समझाना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कितना बार पूछ चुका है पहले। तो श्वेत प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैगनी तथा, यानी कोई भी प्रिज्म है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या कहा, बैगनी, यानी कि बैगनी तथा क्या लाल, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यानी कि बैगनी और लाल रंगों द्वारा जो भी बैगनी और लाल, जो कि बैगनी यहाँ पे होगा और लाल होगा यहाँ पे रेड, यहाँ पे देखिए बैगनी, यहाँ पे बैगनी और लाल रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन के हुई बीच के अंतर को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहा, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म यानी कोई भी प्रिज्म से गुजरेगा तो क्या होगा, वह बैगनी तथा लाल रंग के द्वारा जो विचलन उत्पन्न होगा उसके बीच के अंतर को, जो बीच का अंतर होगा यानी कि डिफरेंट, उसमें क्या करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। इसके पहले था कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। देखिए क्या है वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोणीय वर्ण विक्षेपण आपको पता है किसे कहते हैं, जो होता है क्या, बैगनी और लाल रंग के द्वारा जो विचलन उत्पन्न होता है उसके बीच के अंतर जो होता है उसको कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह दिया जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण। तो मध्य वर्ण विक्षेपण क्या है, जब किसी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो पीले रंग के द्वारा जो भी विचलन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, मध्य वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए, तो मध्य वर्ण विक्षेपण भी आप परिभाषा जान गए, जो पीले रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन को ही क्या बोलते हैं, मध्य वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोनों के जब अनुपात होगा उसी के रूप में परिभाषित किया जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, तो याद कर सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के रूप में के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्या अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सटीक आंसर है, आपको याद हो जाएगा फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जब तक लास्ट तक वीडियो नहीं देखिएगा जब तक आपको पता नहीं चलेगा, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्या है इंद्रधनुष को परिभाषित करें, इंद्रधनुष क्या है, यानी कि डिफाइंड रेनबो, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष क्या है। तो चलिए देखिए, जब हल्की वर्षा हो रही हो, क्या कहा मैंने, देखिए वर्षा यानी कि बारिश जब होता है तो वर्षा के बाद थोड़ा, देखिए यहाँ पे क्या है, जब हल्का बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो, क्या कहा, जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो तो वातावरण में उपस्थित जल के बूंदों पर, यानी जब वर्षा होगी, जब वर्षा हो रही है, यहाँ पे देखिए वर्षा हो रही है मान गए, तो वर्षा होगी तो जल के जब बूंद पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो बेसिकली सूर्य के प्रकाश आपतित होगा तो क्या होगा, तो परावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। बात समझिएगा, जब वर्षा का बूंद यानी कि जब वर्षा पड़ेगा तो उसमें छोटा छोटा बूंद रहेगा जल के बूंद, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तन होगा, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, यानी कि तीनों होगा और उसी के कारण इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और उसी का मिश्रण होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब हल्का बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो तो वातावरण में उपस्थित जल के बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो परावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष कहते हैं, बस सिंपल बात है। तो आप यह परिभाषा बहुत सटीक है, आप सोच सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है डिफाइंड रेनबो, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष को परिभाषित करें और द्वितीयक इंद्रधनुष को परिभाषित करें। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है जल्दी देखिए, और कभी कभी दोनों में अंतर पूछ देगा, प्राथमिक इंद्रधनुष और दोनों द्वितीयक इंद्रधनुष अंतर क्या है, तो आप यही बात लिख लीजिएगा तो आपका नंबर उतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए यहाँ पे, तो पर जो वर्षा यानी कि जब वर्षा के बूंदों पर, क्या कहा, जब वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश आपतित होती है तो क्या कहा, जब आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन, क्या कहा, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि बस सिंपल है, जब वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश आपतित होगा
जब वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश आपतित होगा तो जब एक बार क्या कहा, जब एक बार नहीं 2 बार अपवर्तन, क्या कहा 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जब 2 बार अपवर्तन, 2 बार तो अपवर्तन होगा, दोनों में 2 बार अपवर्तन होगा, लेकिन जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीय क्या है, तो जब वर्षा के बूंदों पर प्रकाश के किरण आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन, इसमें भी 2 बार अपवर्तन, इसमें भी 2 बार अपवर्तन, लेकिन इसमें द्वितीयक में क्या होता है 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, डिफरेंट यही है। तो इसमें दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब मेरा जैसे समझ गइएगा, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जब वर्षा के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो उसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और जब वर्षा के बूंदों पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो क्या कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। और दोनों में डिफरेंट यही है कि ये इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। तो ऐसे डिफरेंट पूछता है तो आप लिख सकते हैं दोनों। तो यहाँ पे आपको परिभाषा पता चल गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष के प्रकार, और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। क्या कहा, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पूछ रहा है। तो जब सूर्य से निकलने वाली, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ इतना परिभाषा, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है पीला रंग से हाईलाइट, यहाँ पे अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश को पुनः क्या उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित करने की क्रिया कहीं पुनः लिखना चाहिए, यानी कि पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को ही प्रकाश का वो क्या प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। फिर भी यहाँ पूरा लिखिएगा तो और अच्छी बात है, तो हम पूरा पढ़ के बताते हैं। जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी कि जब सूर्य से जब प्रकाश निकलेगा तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा, फिक्स है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। समझ रहे हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, यानी कि फिक्स है कि जो वायुमंडल में धूल कण और बूंद भी यानी कि जल भी उपस्थित होता है, यानी कि धूल कण इन्हें अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो भी प्रकाश होता है उसको अवशोषित यानी कि अपने में अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। और यह पुनः प्रकाश को सभी दिशाओं में, यह पुनः प्रकाश के सभी दिशाओं में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। क्या कहा, उत्सर्जित करता है। तो वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश को पुनः, या पुनः लिखना चाहिए, पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया ही प्रकाश का वर्ण क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। या आप इतना भी कह सकते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल यानी वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा, धूल कणों के द्वारा प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सिंपल वे में परिभाषा दे सकते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी नीचे दिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन लगभग 1988 या 98 में पूछा था, यह याद नहीं, लेकिन 88 में लगभग पूछा हुआ था। यह क्वेश्चन 1988 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया, और 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों होती है। नहीं, जब प्रिज्म से जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों हो जाती है, वह कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्यों हो जाती है, चलिए देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यह सिंपल हो गया, मतलब जो कि यहाँ पे कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, लेकिन क्यों पूछ रहा है, क्यों का कारण देना है। तो आपको पता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बजानी पिनाला, तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए जो प्रकाश का चाल होता है ना, जो अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है, जिससे कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 अवयवी यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका रीजन क्या है, अलग अलग जो रंग होता है उसका चाल ना जो अलग अलग होता है, यानी कि सभी जो पदार्थ होता है उसमें सबका चाल अलग अलग होता है, वही बात बता रहा है। क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, जिससे कांच में प्रवेश यानी कि कांच में की जो होता है, कांच के अति प्रिज्म उसमें जब प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यही कारण है। समझ गए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, जिससे प्रिज्म में प्रवेश यानी कि जिससे कांच में प्रवेश करता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों।
यानी कि आकाश का जो रंग होता है आकाश का वो नीला दिखाई क्यों पड़ता है, वो उसका कारण बताना है। तो क्यों दिखाई पड़ता है, देखिए यहाँ पे जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन इसी पर होगा, लाल क्यों होता है। देखिए ना अभी क्वेश्चन कितना मस्त मस्त आएगा, बस लास्ट तक देखिएगा तो इतना मजा आएगा, देखते रहिए आप, कितना मजा आता है। देखिए जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगती है। बिल्कुल बात सही है, जब वो रंग आएगा, जब सूर्य से निकलेगा जो तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो सभी रंग इधर उधर भागने लगेगा, यानी कि प्रकीर्णन होने लगेगा, फैलने लगेगा, तो प्रकीर्णन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, ये बात याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम बैगनी का होता है, लेकिन नीले का भी कम होता है लाल से। तो यहाँ पर कह रहा है नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो क्या बैगनी, अब सोचिएगा बैगनी प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक, लेकिन तो बैगनी इतना ना प्रकीर्णित हो जाता है तो ऊपरे भुला जाता है, ऊपरे आपको दिखाई नहीं देता है, और नीला की इतना हो जाता है, इतना प्रकीर्णित होता है कि उसको दिखाई देता है। लेकिन उसी बात है यहाँ पे देखिए, चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, यही कारण है कि नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, जिससे आकाश का रंग नीला होता है। अब कहिएगा कि बैगनी क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी के सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है। तो भाई इतना समझ लीजिए यार, बैगनी इतना ना प्रकीर्णित हो जाता है, इतना ना प्रकीर्णित हो जाता है, इतना फैल जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है। बैगनी रंग इतना ना फैल जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पे नीला रंग है जो कि उतना ही प्रकीर्णित होता है जितना कि दिखाई दे, इसीलिए आकाश जो है कि नीला दिखाई देता है, लाल नहीं। लाल का तो प्रकीर्णित बहुत कम होता है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। समझ गए इस बात को। तो फिर से हम पढ़ते हैं, जब सूर्य से प्रकाश से निकलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है। चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, और क्या कहा, वही कारण है कि नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, जिससे आकाश का रंग जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। और सिंपल वे में आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे स्काई ब्लू जो लुक है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, यानी कि रीजन बताना है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो हम पीला रंग से जो हाईलाइट किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है। और यह 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 10th में तो आप है नहीं, 12th में है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको जो हाईलाइट किया हुआ यही इतना परिभाषा है, और ये यहाँ जो हाईलाइट नहीं किया हुआ यह वाला और यह वाला, तो याद अपना से लिखना है, क्वेश्चनों को लिखना है। देखिए यहाँ पर सूर्य एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जो कि क्वेश्चन है। क्योंकि तक आराम से लिख लीजिएगा। सूर्य एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है। क्या कहा मैंने, लाल रंग का प्रकीर्णन होता है नीले रंग से कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। वही बात को उल्टा लिखा है, पहले उसमें यह लिखा हुआ था तरंग दैर्घ्य पहले वाला बात था, और इसमें प्रकीर्णन वाला पहले बात लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग जो है, नीले रंग क्या होता है, ऊपर ही फैल जाती है, और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिससे सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। समझ गए, यहाँ तो वही बात है, क्वेश्चन के लिख दी है यहाँ पे। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाता है, यानी कि जब फैल जाएगा तो आसमान का रंग नीला हो जाएगा, फैल जाता है तो पूरा, तो इसी कारण से जब होता है, जब फैल जाता है, और जो लाल रंग होता है वह हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह कम होता है ना प्रकीर्णित, वह प्रकीर्णित कम होगा, तो जहाँ भी होगा तो डार्क तरह होगा, यानी कि जब ज़्यादा रंग इधर उधर फैल जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको समझा रहे हैं, जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है यह प्रकीर्णित बहुत है, समझ लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए यह कितना डार्क हाईलाइट हो गया, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ डार्क कितना हो गया। और देखिए हाई पीला रंग वाला जो हाईलाइट किया हुआ, देखिए बाहर वाला भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यह हाईलाइट और यह हाईलाइट में फर्क है कि नहीं। तो वही बात है, जो लाल रंग बहुत कम प्रकीर्णित होगा, यानी इतनी दूर में वह रहेगा, और नीला रंग पूरा फैल जाएगा। तो बात समझ, ये इसलिए सूर्य होता है लाल दिखाई देता है। अब मेरे अंदाज से समझ गए होंगे। तो 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, यह सिंपल है। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है तो आप बता सकते हैं, यानी कि जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड क्यों होता है, सिग्नल रेड क्यों होता है वो बताना है। तो बहुत आसान है। देखिए खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि यहाँ तक वही क्वेश्चन है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तथा प्रकीर्णन सबके कम होता है, अभी बताएं।
जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णित सबसे कम होता है, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णित सबसे कम होता है। उसी बात को लिखना है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णित सबसे कम होता है। यही कारण है कि क्या कहा, यही कारण है कि लाल रंग दूर से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि जबकि सूर्य इतना ऊपर है तो फिर भी लाल दिखाई देता है। तो वही बात कर रहा है कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं कलर थोड़ा चेंज करने का प्रयास करता हूँ, मैं यही रखता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो क्या है, देखिए यहाँ पे तो यही बात है, प्रकीर्णित कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग को दूर से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यही कारण है कि इसे खतरे का संकेत लाल होता है। मतलब यही कारण से क्या होता है, खतरे का संकेत लाल होता है। लाल को हम दूर स्थान से भी आराम से देख सकते हैं, या कुआं भी हो, जैसे अभी ठंडे के दिन चल रहे होंगे तो उसमें कुआं भी बहुत पड़ते हैं, यानी कि कोहरे भी बहुत पड़ते हैं, उसमें भी आराम से लाल रंग को हम देख पाते हैं, इसीलिए खतरे का संकेत लाल होता है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, बादल के रंग, जो बादल का समान रूप से उजला क्यों होता है? अब बताइए, बादल समान रूप से उजला क्यों होता है, यह बताना है। यार सिंपल है, बादल उजला क्यों होता है? यार सिंपल क्यों कि देखिए, बादल में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जहाँ भी अब जो हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, यानी जो भी हम प्रकाश देखते हैं उसमें सब रंग यानी कि 7 रंग उपस्थित होता है। जब 7 रंग को एक साथ मिला दीजिएगा ना तो वह आपका व्हाइट हो जाता है, यानी कि उजला हो जाता है। जो व्हाइट पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसमें 7 रंग मिक्सिंग है, तब तो वह व्हाइट बन गया। जब इसको भी अलग हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। ऐसे अगर सबको एक साथ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर व्हाइट हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बादल सामान्य रूप से उजला क्यों होता है, वह बताना है। तो क्या क्यों होता है, देखिए, बादल सामान्य रूप से यानी कि बादल में धूल, कण तथा जल के बूंदे उपस्थित होता है। बिल्कुल बात सही है, जो बादल होता है उसमें धूल भी रहता है, कण भी रहता है और जल के बूंदे यानी कि जल भी उसमें उपस्थित रहता है। और इसका आकार भी क्या होता है, इसका आकार जो होता है आपतित जो प्रकाश होता है उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है, यानी जो उस पर आपतित प्रकाश हो रहा है उसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है बादल। समझ रहे बात को? तो वही बात कर रहा है, यानी कि सामान्य रूप से धूल, कण तथा जल के बूंद उपस्थित रहता है और इसका जो आकार होता है आपतित प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब क्या होता है, बादल पर आपतित होती है, यानी जब भी सूर्य से प्रकाश जो किरण निकलेगा और जो बादल पर आपतित होगा तो क्या करेगा, उसको आपतित होती है तो उसका प्रकीर्णित बहुत कम होता है, यानी कि उसका प्रकीर्णन होता है कि बहुत कम होता है, क्योंकि वो सब अवशोषित कर लेता है, सब अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सब अपने एक साथ इकट्ठा कर लेता है। प्रकीर्णित होबे नहीं करेगा, सब रंग एक साथ दिखाई देगा, यानी कि उजला दिखाई देगा। अभी बताएं, प्रकीर्णित बहुत कम होता है जिससे बादल उजला दिखाई देता है। अभी बताइए, 7 रंग को हम एक साथ कर देंगे, जहाँ भी रहेगा तो व्हाइट हो जाएगा कि नहीं? व्हाइट होगा ना, क्योंकि एक के व्हाइटे रंग जो सफ़ेद रंग होता है उसी से सब रंग निकलते हैं जो प्रिज्म से गुजारते हैं। तो वही बात हो रहा है। तो बादल में जो धूल कण उपस्थित रहता है जिसके कारण यानी कि जो आपतित प्रकाश है उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है जो बादल, बात सही है। यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब बादल पर आपतित होती है तो क्या होता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि सब ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो प्रकीर्णन बहुत कम होता है जिससे बादल उजला दिखाई पड़ता है। मेरे अंदाज से आप समझ के होइएगा, आप खुद याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंगार्घ, तरंगार्घ किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया तरंगार्घ, और यह हर बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, सीबीएसई से लेकर सभी बोर्ड में, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सभी बोर्ड में पूछा गया है। देखिए क्या है यहाँ पे, तरंगार्घ किसे कहते हैं? तो बस सिंपल परिभाषा है, किसी माध्यम के यानी किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदु पथ को ही तरंगार्घ कहते हैं। क्या कहा, यानी किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम होना, चाहे कांच हो, हवा हो, निर्वात हो, यानी कि जल हो, यानी कि किसी माध्यम में समान कला में, यानी कि कला हो जाए समान कला में कंपन कर रहे, यानी कि कंपन कर रहे, यहाँ पे कंपन कर रहे सभी कणों के, यानी कि सभी कणों के बिंदु पथ को ही, बिंदु का जो पथ होता है यानी कि ये रास्ता पथ को ही क्या तरंगार्घ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगार्घ कहा जाता है। समझ रहे हैं, यानी कि जो कंपन कर रहा है उसी कण को जो बिंदु पथ है यानी कि ये रास्ता है ना, उसी पथ को क्या कहते हैं? तरंगार्घ कहते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए मज़ा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ आप लोग जब तक हेल्प नहीं कीजिएगा यार, इतना मेहनत से यार, इतना टाइपिंग करके यार, टाइपिंग करने में हिंदी आप ही सोच लीजिए कितना टाइपिंग करने में डिफिकल्ट है हिंदी यार, फिर भी हम टाइपिंग करके बहुत 3-3 घंटा 4-4 घंटे आपके लिए टाइपिंग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कला समय, और शेयर करना मत भूलिएगा यार, शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे कला संबंध स्रोत क्या है? कला संबंध स्रोत क्या है? तो कला संबंध क्या है? दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत तब कहा जाता है, उसी बात को लिखना है। जब दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कब तब कहा जाता है जब दोनों स्रोत समान आवृत्ति को उत्सर्जित करता है तो कला संबंध स्रोत कहा जाता है।
क्या कहा मैंने, जब दो स्रोतों को काला संबंध स्रोत तब कहा जाता है जब दोनों स्रोत समान आवृत्ति उत्सर्जित करता है तो इसको काला संबंध स्रोत कहा जाता है। हाँ, अकाला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, बस सिंपल है, जब दो स्रोत को अकाला संबंध स्रोत तब कहा जाता है जब दोनों स्रोत अलग अलग आवृत्ति उत्सर्जित करता है तो उसको अकाला संबंध स्रोत कहते हैं, बस सिंपल है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको याद कर लीजिए, काला संबंध स्रोत, और बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए अलग अकाला संबंध स्रोत नहीं लिखे हैं, आप याद कर लीजिए, बताए हैं, इसमें कुछ नहीं था। अकाला संबंध स्रोत क्या होता है, जो उसमें क्या होता है, जो कि यहाँ पे उसी बात लिखिएगा, खाली यहाँ पे जो समान है उसके समान की जगह अलग अलग आवृत्ति उत्सर्जित करता है, अकाला संबंध स्रोत कहलाता है, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, इससे क्या समझते हैं आप जान लीजिए। तो दो काला संबंध स्रोतों से निकलने वाली, यानी कि जो देखिए काला संबंध स्रोत आपको पता हो गया, यानी कि दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के तरंग के अध्यारोपण के कारण, क्या कहा, जब दो काला संबंध यानी कि दो काला संबंध स्रोत से जब निकलेगा प्रकाश के तरंगे के अध्यारोपण यानी कि जो उस पर लेपिंग यानी कि ओवरलेपिंग, अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को ही प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यक्तिकरण, विवर्तन और पोलराइज, ध्रुवन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका शर्त भी पूछता है, तो अभी शर्त आगे ले चलेंगे। तो दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिकरण होने की शर्त को लिखना है। देखिए व्यक्तिकरण होगा कैसे, उसका शर्त क्या है, उसका रीजन क्या है। तो चलिए देखिए, प्रकाश को दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए। काला संबंध स्रोत किसे कहते हैं अभी दिखाएं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए। जब व्यक्तिकरण होगा कभी तभी होगा जब दो काला संबंध स्रोत हो, और क्या हो सकता है, जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आगे चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो एक तरंग लंबाई को उत्सर्जित करता है, उसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत को क्या होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए, 3 में देखिए, दोनों काला संबंध स्रोत को लगातार प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए, यानी कि जो काला संबंध दो काला संबंध स्रोत होगा और काफी करीब भी होना चाहिए, दोनों काफी करीब भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों काला संबंध स्रोत एक दूसरे का काफी करीब होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, दोनों लगातार उत्सर्जित, प्रकाश को उत्सर्जित करते रहना चाहिए लगातार, यानी कि उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए, लगातार उत्सर्जित करना चाहिए उसको। तो यह 3 शर्त हम लिखे हैं, 4 शर्त हो गया, एक दूसरे के करीब भी लिख सकते हैं, तब बहुत काफ़ी हो गया 3 आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश का वैसा स्रोत, क्या कहा, प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो एक तरंग लंबाई, यानी कि वो में दूसरा कुछ नहीं, एक तरंग लंबाई वाले जो प्रकाश उत्सर्जित करेंगे उसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि प्रकाश का वैसा स्रोत, यानी क्या, वैसा स्रोत जो यानी कि वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई, यानी कि एक ही तरंग लंबाई वाले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इससे सटीक आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्या कहा, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, किसी अध्यारोपण के ज्यामितीय छाया में अवरोधक के, क्या कहे, किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कोई भी ज्यामितीय छाया में प्रकाश को मुड़ने की घटना, प्रकाश को मुड़ने की घटना क्या कहते हैं, याद कर लीजिए। किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में, किसी अवरोधक की ज्यामितीय छाया में क्या होता है, प्रकाश के मुड़ने की घटना, प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यार बहुत सिंपल आंसर है। और यह बहुत ही, यह तो पूछा गया है लगभग 2020 में, बिहार बोर्ड में लगभग पूछा गया है क्वेश्चन यह। और 21 मतलब इस 21 से इंग्लिश में भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर बताना है। देखिए व्यक्तिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, आप जान गए, उसके में अंतर पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछा था, व्यक्तिकरण विवर्तन में अंतर। तो अंतर क्या है आपको बताते हैं। चलिए अंतर क्या है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेगा, यहाँ व्यक्तिकरण, यहाँ विवर्तन लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर लाठी खींच दीजिएगा ऐसे ऐसे, तो अच्छा लगेगा। और यह खंड में लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिकरण, यहाँ पे विवर्तन, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। यह व्यक्तिकरण के लिए है और यह विवर्तन के लिए, यहाँ पे छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उतना समझ जाइएगा। तो व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण का निर्माण
तरंगार्गों के अध्यारोपण के कारण होता है। क्या होता है? तरंगार्गों के अध्यारोपण के कारण होता है। लेकिन विवर्तन का निर्माण क्या होता है? इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। देखिए ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे तरंगार्ग है और यहाँ पे इकाई है। तो क्या है? व्यक्तिकण का निर्माण तरंगार्गों के अध्यारोपण के कारण होता है। और जो यहाँ पे विवर्तन लिखना चाहिए, व्यक्तिकण लिखा गया गलती से। जो विवर्तन का निर्माण होता है इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। समझ गए? यहाँ पे व्यक्तिकण न लिख के विवर्तन लिखिएगा, यह व्यक्तिकण विवर्तन होगा। समझ गए? और जो इसका संख्या, जो व्यक्तिकण का संख्या जो होता है अनंत होता है, यानी कि इसकी संख्या जो होता है, नंबर होता है, वो अनंत होता है। लेकिन विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन की संख्या क्या होता है? 3 से 4 ही होता है, मात्र 3 से 4 विवर्तन की संख्या। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्तिकरण में उसे ब्रांड फ्रिंज जो होता है, ब्रांड फ्रिंज वह क्या होता है? तीव्रता होता है, यानी कि ब्रांड फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। यानी जो ब्रांड फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और ब्रांड फ्रिंज होता है, तो जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड फ्रिंज की चौड़ाई जो मतलब फ्रिंज जो होता है उसकी तीव्रता समान होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे विवर्तन में देखिए ब्रांड फ्रिंज की तीव्रता समान नहीं होता। यह 3 आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आपको 3 दे चुके हैं, आप इसको लिख दीजिएगा। आपको 3 से 4 नंबर कोई नहीं छीनेगा। प्लीज़ आप लोग यह याद जरूर कीजिएगा। इंग्लिश में नीचे है तो आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो यार मज़ा नहीं आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी लाने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन भी लाएंगे, बस लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, आवर्धन क्या है? आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर करना है। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे, तो क्या है? यहाँ पे आवर्धन लिखिए, यहाँ पे आवर्धन क्षमता लिखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे अंतर लिख दीजिए। तो क्या है? आवर्धन है जो कि एक रेखीय आवर्धन है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो कोणीय आवर्धन होता है। सिंपल में देखिए यहाँ पे यह रेखीय आवर्धन है, आवर्धन जो होता है रेखीय आवर्धन, जबकि आवर्धन क्षमता क्या होता है? कोणीय आवर्धन होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट देखिए, यह यहाँ प्रतिबिंब, यानी कि यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। जो आवर्धन होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। लेकिन आवर्धन क्षमता क्या होता है? यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात होता है। क्या कहा? जो आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात होता है। लेकिन आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब और वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। समझ गए? आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? आवर्धन की परिभाषा भी दे सकते हैं, यही लिख सकते हैं। आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन का पूछेगा तो यह लिख सकते हैं आराम सिंपल वे में। और आगे देखिए, जो आवर्धन में होता है इसमें v का मान बढ़ने पर बढ़ता है, जब भी आवर्धन क्षमता क्या v का मान बढ़ने पर घटता है। यह 3 गो पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्या है? पोलराइज्ड क्या है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 14 में पूछा गया, 17 में बिहार बोर्ड में इतना बार पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पोलराइज्ड क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। पोलराइज्ड क्या है? अनध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया हुई, क्या कहता है? पोलराइज्ड कहलाता है, या ध्रुवन भी कह सकते हैं। तो पोलराइज्ड यही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अन्य ध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश, यानी कि ध्रुवत प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया ही प्रकाश का पोलराइज्ड कहलाता है। और यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सोच नहीं सकते। तो आपको हम 23 क्वेश्चन दे चुके हैं, अभी आगे क्वेश्चन और ही है, 24 क्वेश्चन हो गया है। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़ यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का बूस्टर का नियम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम। और यह भी देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कितना बार पूछा गया है, हम इसी लिख दिए हैं। एगो में इसी झारखंड बोर्ड में पूछा गया, BSc में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए किसी यानी कि किसी नियम, यानी कि किस नियम के अनुसार, इस नियम लिखना चाहिए, किस लिखा गया? इस नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, यानी कि म्यू है, यहाँ पे यू नंबर, यू भी पढ़ सकते हैं, म्यू भी लिखा हुआ है, लेकिन म्यू ध्रुवन कोण के स्पर्शजया यानी कि टेंजेंट के बराबर होता है। बस सिंपल है। यानी इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण के स्पर्शजया यानी कि टेंजेंट के बराबर होता है। यानी कि म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 IP, और इसका सूत्र है। अगर आपको ध्रुवन कोण पूछे तो आप कुछ परिभाषा लिखिए, लेकिन आप कोई फार्मूला जरूर लिखिएगा। म्यू इक्वल टू क्या लिखिएगा? 10 IP। और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बूस्टर के नियम, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृगमरीचिका क्या है? और यह देखिए मृगमरीचिका आ गया। मृगमरीचिका क्या है वो पूछ रहा है। तो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है। क्या होता है? गर्मी के दिनों में कुछ वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, पूरा उल्टा, जैसे लगेगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है,
तो गर्मी के दिनों में क्या किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होता है। क्या होता है? जलाशय होने की संभावना होता है। जलाशय के स्थित इसी दृष्टि भ्रम को ही मृग मरीचिका कहा जाता है। जहाँ भी यह जो क्रिया होता है यानी गर्मी के दिन में, बेसिकली ये गर्मी के दिन में होता है। क्या? गर्मी के दिन में। तो गर्मी के दिन में जहाँ भी यह क्रिया होता है यानी कि वहाँ पे जो वस्तु लगेगा कि उल्टा उसका बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, आपको डरावना लगेगा, वहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है। तो उस स्थान पर जलाशय होने की यानी कि जलने की क्रिया जो संभावना होती है यानी कि जलाशय की होने की संभावना होती है, उसको क्या कहते हैं? जलाशय की इसी दृष्टि भ्रम को, यानी कि वो बेसिकली जलाशय नहीं होता, वो दृष्टि का भ्रम होता है, यानी कि आंख का वो भ्रम होता है। आपको लगेगा जलाशय, लेकिन वहाँ जलाशय नहीं होता, वह क्या होता है? दृष्टि भ्रम को ही मृग मरीचिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन है और 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है और विनाशी व्यक्तिकरण क्या है? और यह दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनात्मक और विनाशी, और कभी कभी अंतर दोनों में पूछ देगा, तो बस वही लिखना है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो रचनात्मक व्यक्तिकरण क्या है, देखिए यहाँ पे, यानी कि पर्दे के जिस बिंदु पर, यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर समझ जाइएगा तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश यानी कि समान कला में आरोपित होता है, समझिएगा, जब कोई पर्दा है, जब इस पर जब पर्दे पर बिंदु यानी कि जो जिस बिंदु पर प्रकाश समान यानी कि जो प्रकाश समान कला में यानी कि समान कला में जो अध्यारोपित होगा, जो आरोपित करते हैं अगर समान कला में, तो क्या होगा? प्रकाश का तीव्रता महत्तम होगा। बेसिकली बात है, जब एक के लगा, जब हम लाइट बार बार अगर 3 को 4 को हम एक लगा फोकसित करेंगे, तो बेसिकली कि यहाँ लाइट ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पर तीव्रता महत्तम हो जाएगा। उसको कहते हैं, ऐसे व्यक्तिकरण को क्या कहते हैं? रचनात्मक व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक व्यक्तिकरण। बात समझिएगा, क्या कहा? पर्दे के जिस बिंदु पर यानी कि पर्दे के जिस बिंदु पर, क्या पर्दे के जिस बिंदु पर हम क्या करेंगे? जिस बिंदु पर यानी कि समान कला यानी कि समान कला में आरोपित करेंगे, यानी कि प्रकाश हो रहा है समान कला में यानी कि समान कला में आरोपित करेंगे, यानी कि ये बिंदु समान कला में आरोपित करेंगे, तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम होगी, बिल्कुल महत्तम होगा। एक लगा जब फोकसित करेंगे तो महत्तम होगा। तो ऐसे व्यक्तिकरण को रचनात्मक व्यक्तिकरण कहते हैं। और विनाशी या संपोषी व्यक्तिकरण क्या है? इसको संपोषी भी कहा जाता है। तो क्या पर्दे के जिस बिंदु पर यानी कि जिस बिंदु पर प्रकाश जो होते हैं विपरीत कला में यानी कि अलग अलग से होता है, अलग अलग होता है, तो विपरीत कला में आरोपित होता है, तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होता है। जब बेसिकली जब एक बार इधर बढ़ेगा, एक बार इधर, तो प्रकाश कम हो जाएगा, तो क्या जो वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होता है, तो ऐसे व्यक्तिकरण को विनाशी व्यक्तिकरण या संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। आप मेरे जैसे समझ गए होंगे। लगभग 28 ही क्वेश्चन था इसमें, तो आपका पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। और एक दो को बचा तो उतना पूछता नहीं है, तो इसके लिए छोड़ दिए हैं। 28 क्वेश्चन जब पूछेगा तो हम ऐसे दूसरा क्वेश्चन में डील कर देंगे। तो 28 क्वेश्चन था। तो वीडियो का सर जरूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत के लिए करके आपके लिए हम इतना क्वेश्चन बनाए हैं, टाइपिंग किए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।